हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के बड़े विद्वान शिक्षाविद प्रोफेसर राम बली जी। हम राम बली जी से समझेंगे कि आरक्षण में जो दायरा बढ़ाया बिहार सरकार ने, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि उसमें अन्य वर्गों का हक मारी हुआ है। सर ने भी इस पर विषय पर सवाल उठाया था, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी का रूप दे दिया गया था। हम सर से समझने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का जो दायरा बनाया, जाति जनगणना जो करवाया, उसके हमारे बिहार को क्या लाभ होने जा रहा है और इसमें क्या खामियां हैं, सर बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर, ये जो जाति जनगणना ड्रीम प्रोजेक्ट था राष्ट्रीय जनता दल का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, तेजस्वी ने इनिशिएट लिया, जेडीयू इस पर आगे बढ़ते हुए इसको पूरा करवाया। आपको क्या लगता है कि जो जाति जनगणना हुआ, इससे बिहार को क्या फायदा? देखिए, जाति गणना जो है एक अच्छी पहल है इस सरकार के। मैं उसको सकारात्मक देखता हूँ कि जब हिंदुस्तान में और बिहार में जब आरक्षण की व्यवस्था है, तो आरक्षण की व्यवस्था जब है तो जाति की गणना करेंगे तभी तो आरक्षण देंगे कि किन जातियों में विषमता है, किन जातियों में पिछड़ेपन है, किन जातियों में गरीबी है। इसलिए आरक्षण को जब आप मान रहे हैं, संविधान में आरक्षण का अधिकार दिया हुआ है और उसको पालन भी सरकार या केंद्र की सरकार कर रही है, तो फिर जाति गणना भी करना चाहिए। और 1931 का ये आंकड़ा है, उस 1931 के आंकड़े पर आज भी हम लोग एक तरह से चल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि मंडल कमीशन के लागू हुए लगभग 32 बरस हो गए। उस 32 वर्षों के बाद वही डिस्पेरिटी आज भी सामने आ रही है कि कुछ जो हज़ार जातियां हैं जिनको आज तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और कुछ जातियां हैं जो उसका लाभ ले रही है। तो उसी के डिस्पेरिटी की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया रोहिणी कमीशन। रोहिणी आयोग जब बनी तो उसका औचित्य क्या था कि कैटेगराइजेशन किया जाए इसको। तो कैटेगराइजेशन के लिए तो मंडल कमीशन के समय ही एक मेंबर थे एल नायक साहब, उन्होंने डिसेंट नोट लिखा था, लेकिन उनकी टिप्पणी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और आज हम वहीं स्थान पर पहुंचते हैं। उस समय के मंडल मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी से मैंने स्वयं कहा था उनसे मिल कर के कि माननीय शरद जी, मंडल कमीशन में एल नायक की टिप्पणी का अनुशंस जो है उसको थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और उसके अनुसार कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन उनका जवाब उस समय था कि रामबली जी, पहले आप थाली में खाना आया नहीं, आप बंटवारा की बात करने लगे। पहले खाना तो आने दो। लेकिन आज थाली में खाना आए हुए 32 बरस हो गए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हश्र ही हुआ कि कुछ जातियों को लाभ मिला। तो रोहिणी कमीशन रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। ऐसा आयोग जो सबसे महंगा आयोग है, जो मात्र 6 महीना के लिए आयोग बनी थी कि रिपोर्ट देगी, लेकिन 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदया के यहाँ वह रिपोर्ट सबमिट की 6-7 बार एक्सटेंशन के बाद। लेकिन वह रिपोर्ट भी आज सार्वजनिक नहीं की गई है और नहीं लागू करने की बात हो रही है। तो आखिर वह रिपोर्ट जो आयोग ने सबमिट की या रिपोर्ट बनाई, तो रिपोर्ट के पीछे क्या कारण था? कैसे रिपोर्ट बनेगी जब हम जातीय आंकड़े या जातीय पिछड़ेपन का अगर हम सर्वे नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं जातीय विसंगतियों का कि कौन जाति आगे बढ़ी है, कौन जाति पीछे रह गई है, तो फिर हम कैसे करेंगे? लेकिन देर सवेर बिहार की सरकार ने जाति आंकड़ा कराया, जाति गणना कराया। तो जाति गणना कराना बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जाति गणना कराने के पीछे इस आंकड़े को थोड़ा सा विश्वसनीय होना चाहिए, थोड़ा पारदर्शी होना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं बिहार सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, जिसके चलते बहुत सारे जातियों में यह भ्रम फैल गया कि हमारा जाति का कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं हुआ। तो ये तो खैर इसकी बात हम अगर तत्कालीन छोड़ भी दें, तो जो आंकड़े आए हैं आज बिहार सरकार ने जारी किए हैं, उस आंकड़े के आलोक में बिहार सरकार को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जब से आंकड़े आए हैं उस दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है? अगर उस दिशा में बिहार सरकार काम की होती तो एक बिहार सरकार के बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कहाँ गए थे? गए थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम। वहाँ जा कर के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका माननीय डॉक्टर अखिलेश जी उनका महिमा मंडन कर रहे थे। दूसरे जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, वो कहाँ गए थे? वह जातीय आंकड़े जारी करने के बाद गए थे सहरसा के पचगछिया में आनंद मोहन सिंह का महिमा मंडन कर रहे थे।
तो क्या जातीय आंकड़ों में इन्हीं लोगों के बारे में दिखाई गई है कि ये लोग पीछे छूट गए हैं, कि राज्य सरकार के 2 बड़े जो मुखिया हैं वो यही लोग के महिमा मंडन करने में अपना समय व्यर्थ गंवा में? नहीं, ज़रूरत थी जो अति पिछड़ा, जिसको आज भी आंकड़े में आपने 36.01% दर्शाया है, तो 36.01% आज राजनीतिक रूप से इतना पीछे क्यों है? 2% से भी नीचे है। और नौकरियों में भी जितनी उनकी आरक्षण है उतना प्रतिशत क्यों नहीं है? बाकी सारे फील्ड में वो पीछे हैं शासन प्रशासन से। तो उन पर आपने क्या दृष्टि किया? और मैं जब उनका एक क्षेत्र में आंदोलन कर रहा हूं तो उस आंदोलन को डाइवर्ट किया जाता है और मेरी सदस्यता पर सवाल उठाई जाती है, जबकि मैं बात कर रहा हूं 2015 से, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार, इसे ऐसे तो देखा जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जो आरक्षण लागू की गई थी, उस आरक्षण के पर माननीय लालू प्रसाद जी ने लगभग 20 जातियों को उसमें जोड़ी। नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी तो भी 15 जातियों को इसमें जोड़ी। और तब हद हो गया कि जब अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को इस मूल अति पिछड़ा में जोड़ने से जो पहले से परंपरागत मूल अति पिछड़ा थे उनके हकमारी होने लगी। और उनके हकमारी 10%, 20%, 50% नहीं, कहीं कहीं तो 60-70% से लेकर 100% तक हकमारी हो रही है। तो इस हकमारी के विरुद्ध मैं शुरू से ही 2015 से मैं बगावती तेवर में हूँ, या यूँ कहे कि जो मुझे संभव था उस लड़ाई को मैं लड़ रहा था। पटना उच्च न्यायालय ले गया, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। मैंने धरना किया, प्रदर्शन किया, उससे भी बात बनते हुए नहीं देखा तो मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर पदयात्रा का आयोजन किया और 7 दिन वहाँ से पैदल चलते हुए पैर में फोला पड़ाने के बाद भी पटना में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। और उस सम्मेलन में भी मैंने कहा था कि आज ये अति पिछड़ों की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है 111 जाति बनाम 3 जाति का, तो वह है इन जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में शामिल करना। और सरकार जब तक इनको बाहर नहीं निकालती है तब तक मेरा यह आंदोलन जारी रहेगा। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, कल भी मांग कर रहा था, आज भी मांग कर रहा हूँ और आगे भविष्य में भी मेरा यह मांग रहेगा। चाहे सरकार इसे जो समझे, चाहे इसका सरकार मुझे जो दंड दे, चाहे पार्टियां इसे जो समझे, उससे मैं कहीं भी इससे प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। रामबली जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एमएलसी बनकर आए, आपके ऊपर बीजेपी के एजेंट होने का जो धब्बा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की इशारा पर आप काम कर रहे हैं, जबकि आप अपने समाज, अपने पिछड़ा वर्ग जिसकी लड़ाई आपने प्रोफेसर रहते भी जारी रखा, लगातार आप पिछड़ा वर्ग को मदद करने का प्रयास करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप तो सभी धर्मों के समान रूप से सम्मान देते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए आप काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरह का जो आरोप आप पे लगा कि आप बीजेपी की इशारा पे काम कर रहे हैं, जबकि आप मूल अपने समाज के लिए इस विषय को उठा रहे हैं? देखिए, सच कहा जाए तो जिन लोगों ने मुझे बनाया और पार्टी जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल है, अभी वर्तमान में पहले जनता दल थी और लोक दल थी वगैरह वगैरह रही है, लेकिन जिन पार्टियों को नींव रखने में अंबेडकर से लेकर के और लोहिया साहब से लेकर के कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों की सपना है, और उस सपना के क्या था कि जो अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोग हैं, जो विकास के दौर में पीछे रह गए लोग हैं, उनको आप आगे करो। यही हमारी पार्टी की मुख्य धारणा थी और मुख्य जो है से हमारा आधार था। उस आधार को आज पूरा करने की बात जब अगर लोग ईमानदारी से करेंगे तो उसमें सबसे पीछे कौन रह गया भाई? तो अति पिछड़ी की जातियां रह गई है, दलित की कुछ जातियां रह गई है। तो उन लोगों की वकालत करना, उन लोगों की सशक्तिकरण की बात करना अगर कहीं से भी पार्टी विरोधी है तो इस तरह के लोगों को तो पार्टी विरोधी होना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि पार्टी के आखिर सिद्धांत क्या थे, लोहिया जी क्या चाहते थे, कर्पूरी जी क्या चाहते थे, अंबेडकर साहब की क्या परिकल्पना थी। तो उन परिकल्पनाओं पर आधारित पार्टी का अगर सचमुच काम किया जाए तो मैं ही काम कर रहा हूं कि जिन मूल्यों की रक्षा के लिए मुझे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बनाया कि इस वर्ग का एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा, तो आज मैं अगर व्यक्तिगत स्वार्थ में उन मूल्यों की रक्षा करने आगे नहीं आऊँ तो फिर मेरी बेईमानी हो जाएगी। इसलिए इस पर भाजपा का एजेंट कहना, अब भाजपा का एजेंट हम कैसे हैं भाई? ये तो जिस जाति की मैं बात कर रहा हूँ तो भाजपा का कोर वोटर है, तब भाजपा के कोर वोटर है, उसके विरुद्ध में भाजपा इजाज़त देगी क्या? कदापि नहीं देगी। लेकिन
मेरा सवाल सिर्फ यही है कि यह घटना जो है, यह जो इन जातियों का समावेश जो है 2015 के में आया और 2015 में भी सरकार नीतीश कुमार जी की थी और समर्थन में लालू प्रसाद जी खड़े थे। और आज भी मैं जब मांग कर रहा हूं तब भी सरकार नीतीश कुमार जी के है, समर्थन में लालू प्रसाद जी खड़े हैं। तो मैं किन दलों से मांग करूं, किन नेताओं से मांग करूं, किस सरकार से मांग करूं? इसलिए बीजेपी इसमें 3 में और 13 में नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा जनता दल यू और आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है, यह मैं जानता हूँ। इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है, यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन लाभ मिलने की बात आप अगर सोचते हैं तो यह भी सोचना पड़ेगा कि जो मेरे द्वारा कृत्य हुआ है, गलत हुआ है, अन्यायपूर्ण हुआ है, उस अन्यायपूर्ण कृत्य की जो मैं इशारा किया हूँ समस्या पर, उस समस्या के समाधान के दिशा में पहल करने की ज़रूरत है, न कि इसको डाइवर्ट करके समस्या उठाने वाले व्यक्ति की सदस्यता ही ख़त्म कर दो, उसको ही समूल नष्ट कर दो। यह कहीं से भी जनतांत्रिक प्रणाली में कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामबली, जो आरजेडी की तरफ से एमएलसी हैं। इन्होंने बड़ी बात सरकार पर उठाते हुए साफ साफ कह दिया कि अपने समाज के लिए शहीद होना भी इनको पसंद है। इन्होंने साफ हमसे माइक पर कहा है कि इनको शहीद होना भी पसंद है, लेकिन समाज के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बड़ी मांग कर दी है कि समाज के हित में जो 111 जातियाँ है, उसके हित में जो इन्होंने 2015 में ही अपने विषय को उठाया था, उस पर विनम्रतापूर्वक उसको पूरा करने की ज़रूरत है, न कि इन्हीं पर सवाल उठाने की ज़रूरत है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।